दोस्तों, आज आप सुनेंगे सर आर्थर कॉनन डॉयल के प्रसिद्ध उपन्यास द हाउंड ऑफ बास्करविल का तीसरा भाग। अब से मैं यानी डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स को लिखे अपने खतों के जरिए जो मेज पर मेरे सामने रखे हैं, बाकी घटनाओं के बारे में बताऊंगा। इनमें से एक पन्ना गायब है, पर बाकी पन्ने ठीक वही बताते हैं जैसा मैंने उस वक्त महसूस किया था या शक किया था। ये मेरी याददाश्त से कहीं ज्यादा भरोसेमंद हैं। बास्करविल हॉल, 13 अक्टूबर। माय डियर होम्स, मेरे पहले के खतों और टेलीग्रामों से तुमको इस दूरदराज इलाके में जो भी घट रहा है उसकी सारी जानकारी मिल ही रही है। अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है तो इसकी वजह यह है कि आज तक बताने लायक कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक चौंकाने वाली बात हुई जो मैं अभी बताऊंगा, पर सबसे पहले मैं तुम्हें हालात के दूसरे पहलुओं की जानकारी दे देता हूँ। उनमें से एक जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है वो है भागे हुए कैदी वाली बात। शायद अब वो यहाँ से चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वालों को काफी सुकून है। उसे गए 15 दिन हो चुके हैं और इस दौरान न उसे देखा गया है न सुना गया है। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इस दौरान वो बियाबान में ही रहा होगा। हाँ, वहां पर छिपने की जगह ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पत्थर की झोंपड़ी में छिपा जा सकता है, लेकिन वहां खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सबको लगता है कि वो यहाँ से जा चुका है और अब यहाँ के लोग चैन से सो पा रहे हैं। इस घर में हम 4 ताकतवर लोग हैं, इसलिए हम अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन स्टेपल्टन परिवार के बारे में सोचकर मैं थोड़ा बेचैन हो जाता हूँ। उस परिवार के घर के आसपास कई किलोमीटर तक कोई घर नहीं है। उस घर में एक बूढ़ी नौकरानी है, बूढ़ा नौकर और भाई और बहन जो ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर ये शातिर अपराधी उनके घर में घुस गया तो ये लोग बेबस हो जाएंगे। सर हेनरी और मैं दोनों ही उनकी फिक्र कर रहे थे और हमने ये सोचा कि परकिंस वहां जाकर सो जाएगा, लेकिन स्टेपल्टन ने एक नहीं सुनी। बात यह है कि हमारा दोस्त हेनरी हमारी खूबसूरत पड़ोसन में दिलचस्पी लेने लगा है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि इस निर्जन इलाके में उस जैसे व्यस्त आदमी को समझ नहीं आ रहा कि अपना समय कैसे गुजारे। और ये महिला काफी आकर्षक है। उसकी सुंदरता उसके रूखे सूखे भाई से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। भाई अपनी बहन पर बुरी तरह से हावी रहता है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो कुछ भी बोलते समय बार बार उसी की तरफ देखती रहती है, मानो उसे डर हो कि कहीं किसी बात पर वो नाराज ना हो जाए। उसकी आंखों में सूखी सी चमक है और होठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती, जिससे माना जा सकता है कि वो गुस्सैल किस्म का है। तुम्हें उस पर गौर करने में दिलचस्पी होगी। पहले दिन वो बास्करविल से मिलने आया था और अगली ही सुबह वो हम दोनों को वो जगह दिखाने ले गया जहां से दुष्ट ह्यूगो का किस्सा शुरू हुआ था। ये जगह बियाबान में कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी और इतनी मनहूस लगती थी कि उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो सही है। सर हेनरी को बहुत दिलचस्पी हुई और उसने कई बार स्टेपल्टन से पूछा कि क्या उसे वाकई विश्वास है कि भूत प्रेत लोगों की जिंदगी में खलल डालते हैं। वो बोल तो मजाक में रहा था, लेकिन जाहिर था कि वो इस बात को हल्के में नहीं ले रहा था। स्टेपल्टन घुमा फिराकर जवाब दे रहा था, लेकिन ये देखना काफी आसान था कि वो पूरी बात नहीं बता रहा, क्योंकि उसे हेनरी की भावनाओं का ख्याल था। उसने इसी तरह के और केसों के बारे में बताया जहां परिवारों को दुष्ट आत्माओं की वजह से तकलीफ हुई हो, और हमें लगा कि मन ही मन वो भी इस अंधविश्वास को मानता है। वापसी में हम लंच के लिए मैरीपेट हाउस रुक गए और वहीं पर सर हेनरी की मिस स्टेपल्टन से मुलाकात हुई। उस पर पहली नजर डालते ही वो उस पर आकर्षित हो गया और मुझे लगा कि यही भाव मिस स्टेपल्टन के मन में भी आया था। वापस पैदल आते समय वो बार बार उसका जिक्र कर रहा था और तब से शायद ही कोई दिन गया होगा जब हम उन भाई बहन से ना मिले हों। आज रात का खाना वे यहीं खाएंगे और मैंने सुना है कि अगले हफ्ते हमें उनके यहाँ जाना है। सोचा जाए तो स्टेपल्टन को इस रिश्ते से खुशी होनी चाहिए, लेकिन कई बार मैंने उसके चेहरे पर नाराजगी देखी है जब सर हेनरी उसकी बहन की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा होता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना अकेला पड़ जाएगा, लेकिन ये तो खुदगर्जी की चरम सीमा होगी कि वो उसकी शादी के रास्ते में बाधक बने। मुझे यकीन है कि वो नहीं चाहता कि उनकी नजदीकियां मोहब्बत का रूप ले लें, और मैंने ये भी गौर किया है कि उसने उन दोनों को करीब आने से रोकने की भी कोशिश की है। और हाँ, तुमने जो मुझे हिदायत दी है कि सर हेनरी को अकेले बाहर ना जाने दूं,
ये उस हालत में मुश्किल हो जाएगा अगर इन दोनों में मोहब्बत हो जाती है तो। तुम्हारी हर बात मानने से सर हेनरी का मेरे लिए प्यार कम हो जाएगा। पिछले रोज यानी गुरुवार को डॉक्टर मॉर्टिमर ने हमारे साथ लंच किया। वो लॉन्ग डाउन में कुछ खुदाई करवा रहा है। वहां से उसे बहुत ही प्राचीन काल की एक खोपड़ी मिली है जिसे पाकर वो बहुत खुश है। उसके बाद स्टेपल्टन भाई बहन आए और सर हेनरी की फरमाइश पर डॉक्टर हम सबको यूएलई ले गया ताकि हमें बता सके कि उस जानलेवा रात को क्या क्या हुआ था। ये एक लंबी मनहूस पैदल सैर थी, 2 ऊंची झाड़ियों के बीच से होती हुई, जिसके उस छोर पर एक टूटा फूटा समर हाउस है। आधे रास्ते पर बियाबान में खुलने वाला गेट है जहां उस बुजुर्ग ने सिगार की राख गिराई थी। ये कुंडी वाला सफेद लकड़ी का गेट है। इसके बाहर पूरा बियाबान है। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि उस रात क्या हुआ होगा। ठीक उसी तरह जैसे तुमने बताया था। बुजुर्ग वहां पर खड़ा था कि उसे बियाबान में से कुछ आता दिखाई दिया, कुछ इतना डरावना कि वो होश खो बैठा और दौड़ता ही रहा जब तक खौफ और थकान की वजह से उसकी मौत नहीं हो गई। वहां वो लंबा और सुनसान रास्ता था जहां वो भागा था। और किससे डरकर? बियाबान के कुत्ते से, या कोई भुतहा शिकारी कुत्ता, काला और भयानक प्राणी देखकर भागा था? क्या इस किस्से के पीछे किसी इंसान का हाथ हो सकता है? क्या चौकन्ना बैरीमोर जितना बता रहा था उससे ज्यादा जानता है? ये सब कुछ अभी धुंधला ही है, लेकिन इसके पीछे किसी न किसी जुर्म का काला साया जरूर है। पिछले खत के बाद मैं एक और पड़ोसी से मिला। ये लाफ्टर हॉल का फ्रैंकलैंड है जो हमारे दक्षिण में करीब 6 किलोमीटर दूर रहता है। ये लाल चेहरे और सफेद बालों वाला गुस्सैल बुजुर्ग है। ब्रिटिश कानून का दीवाना है और मुकदमेबाजी में काफी पैसा बहा चुका है। वो मुकदमा इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे लड़ने में मजा आता है और एक ही सवाल के दोनों पहलुओं पर वो लड़ सकता है। इसलिए ये मनोरंजन उसे काफी महंगा पड़ता है। कभी वो कोई रास्ता बंद कर देता है और गांव के लोगों को ललकारता है कि उससे खुलवा कर तो देखें। कभी वो अपने हाथों से किसी और का गेट तोड़ देता है और कहता है कि यहाँ पर हमेशा से आने जाने वालों का रास्ता रहा है और गेट के मालिक को चुनौती देता है कि वो उससे लड़े। उसे कुछ पुराने नियम कायदों की अच्छी जानकारी है जिसे कभी वो फ्रेनवर्थी के गांव वालों के पक्ष में तो कभी विपक्ष में इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से कभी तो उसे कंधों पर उठाकर जुलूस में घुमाया जाता है और कभी उसका पुतला जलाया जाता है। इस समय उसके पास 7 मुकदमे हैं जो शायद उसका बचा खुचा पैसा भी हजम कर लेंगे। इस बात के अलावा वो नेक और अच्छे स्वभाव का है और मैं उसका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने कहा था कि अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के बारे में बताऊं। फिलहाल वो एक अजीब पेशे में है क्योंकि एक छिटपुट खगोल शास्त्री होने के नाते उसके पास एक बेहतरीन टेलीस्कोप है जिससे वो दिन भर अपने घर की छत पर पड़ा हुआ सारा दिन बियाबान को देखा करता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे भागा हुआ कैदी दिखाई दे जाए। अगर वो यहीं तक सीमित रहता तो ठीक था, लेकिन अफवाह है कि वो डॉक्टर मॉर्टिमर पर केस करना चाहता है कि उसने बिना रिश्तेदारों को बताए एक कब्र खोल डाली और लॉन्ग डाउन की एक कब्र से पाषाण युग की एक खोपड़ी चुरा ली। वो हमारी नीरस जिंदगी में कुछ जान डालता रहता है और हमें हंसाता है, जो हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। और अब जब मैंने भगोड़े कैदी, स्टेपल्टन, डॉक्टर मॉर्टिमर और फ्रैंकलैंड के बारे में सारी जानकारी दे दी है, तो अब मैं बैरीमोर दंपत्ति के बारे में बताता हूँ, खासकर कल रात हुई चौंकाने वाली घटना के बारे में। सबसे पहले उस टेलीग्राम के बारे में जो तुमने लंदन से भेजा था, ये पता लगाने के लिए कि बैरीमोर उस वक्त यहाँ था या नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पोस्टमास्टर की गवाही बताती है कि वो इम्तिहान बेकार गया और हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो उस वक्त कहाँ था। मैंने ये बात सर हेनरी को बताई और उसने तुरंत बैरीमोर को बुलवाकर पूछा कि क्या उसने खुद ही टेलीग्राम लिया था या नहीं। बैरीमोर ने कहा कि हाँ, उसे टेलीग्राम मिला था। क्या लड़के ने तुम्हारे ही हाथ में दिया था? सर हेनरी ने उससे पूछा। बैरीमोर को कुछ ताज्जुब हुआ और कुछ देर वो सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, उस समय मैं बॉक्स रूम में था और मेरी पत्नी उसे मेरे पास लेकर आई थी। क्या उसका जवाब तुम्ही ने दिया था? सर हेनरी ने फिर से पूछा। नहीं, मैंने अपनी पत्नी को बता दिया था कि क्या कहना है और वो लिखने के लिए नीचे चली गई। शाम को उसने अपने ही आप फिर से इस बात को छेड़ा। वो बोला, सुबह मैं आपके सवाल का मकसद नहीं समझा सर हेनरी। मुझे उम्मीद है
कि उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आपका मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया हो। सर हेनरी को उसे यकीन दिलाना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उसने अपने बहुत सारे पुराने कपड़े देकर उसे शांत किया। लंदन से उसके कपड़े अब तक यहाँ पहुंच चुके थे। मिसेस बैरीमोर भी मुझे दिलचस्प लगती हैं। वो काफ़ी ठोस और भारी भरकम है, अपने आप में ही मगन रहती है और पुराने ख्यालों की है। उससे ज्यादा नीरस इंसान तुमने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। फिर भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे यहाँ पर मेरी पहली रात को मैंने उसे बुरी तरह सुबकते सुना, और उसके बाद से कई बार मैंने उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान देखे हैं। उसके दिल को कोई गहरा गम खाए जा रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि किसी बात पर उसे कोई मानसिक कचोट तो नहीं है, और कभी ऐसा लगता है कि शायद बैरीमोर उस पर कोई जुल्म करता होगा। मुझे लगता है कि इस आदमी के चरित्र में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन पिछली रात की घटना से मेरे सारे शक दूर हो गए हैं। ये यूं ही एक मामूली घटना भी हो सकती है। तुम तो जानते ही हो कि मेरी नींद बहुत कच्ची है, और क्योंकि मैं इस घर में निगरानी रखता हूँ तो नींद और भी कच्ची हो गई है। कल रात करीब 2 बजे दबे कदमों की आहट से मेरी नींद खुल गई, जो मेरे कमरे के बाहर से गुजर रहे थे। मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। एक लंबी काली छाया गलियारे से जा रही थी। ये छाया उस आदमी की थी जो धीरे धीरे गलियारे से हाथ में मोमबत्ती लिए जा रहा था। उसने पैंट शर्ट पहना हुआ था और वो नंगे पैर था। मुझे सिर्फ आकृति नजर आई, लेकिन उसकी लंबाई से मैं समझ गया कि वो बैरीमोर था। वो बहुत धीरे धीरे और चोरों की तरह चल रहा था, और उसकी पूरी हरकत से ये साफ था कि वो किसी बात को छिपा रहा है। मैं तब तक रुका रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर मैंने उसका पीछा किया। जब मैं बालकनी तक पहुंचा तो वो गलियारे के अगले छोर पर था। एक खुले दरवाजे से आती रोशनी में मैंने देखा कि वो एक कमरे में घुस गया। ये सारे कमरे खाली पड़े हैं, इसलिए ये बात और भी रहस्यमयी हो गई। रोशनी आती रही, जिसका मतलब था कि वो स्थिर खड़ा है। मैं बिना आवाज किए गलियारे से होता हुआ उस कमरे तक पहुंचा और मैंने अंदर झांका। बैरीमोर खिड़की पर उकड़ू बैठा था। उसने हाथ की मोमबत्ती को खिड़की के कांच से सटा रखा था। मुझे उसका आधा चेहरा दिखाई दे रहा था, और वो किसी बात की उम्मीद लगाए बाहर बियाबान के अंधेरे की तरफ ताक रहा था। कुछ मिनटों तक वो ऐसे ही गौर से देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बेसब्री से मोमबत्ती बुझा दी। मैं फौरन ही अपने कमरे में वापस आ गया, और थोड़ी ही देर के बाद उसके लौटने के कदमों की आवाज़ आई। काफ़ी देर बाद, जब मैं हल्की नींद में सो चुका था, कहीं से ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। इस सब का क्या मतलब था, ये तो मैं नहीं समझ सका। लेकिन इस मनहूस घर में कुछ राज जरूर है। देर सवेर हम उसकी तह तक पहुंच ही जाएंगे। मैं अपनी बातों से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मुझसे एक एक बात बताने को कहा था। आज सवेरे मैंने बहुत देर तक सर हेनरी से बात की, और हमने एक तरीका सोचा है। उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगली रिपोर्ट में मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा। 15 अक्टूबर, बैस्करविल हॉल। माय डियर होम्स, अगर अपने मिशन के शुरुआती दिनों में मैं मजबूरी में तुम्हें कोई खबर नहीं दे सका, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अब मैं वो कमी पूरी कर रहा हूँ, और अब घटनाएं तेजी से घट रही हैं। अपनी पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था कि कैसे मैंने बैरीमोर को खिड़की पर देखा था, और अब मेरे पास ऐसी जानकारी है जो तुम्हें चौंका देगी। हालात ने वो मोड़ ले लिया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। कई मायनों में पिछले 48 घंटों में सब कुछ साफ हो गया है, और कई मायनों में उलझ भी गया है। लेकिन मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, और फिर तुम अपने आप फैसला करना। उस रोमांचक रात के बाद अगली सुबह नाश्ते के पहले मैंने गलियारे से होते हुए उस कमरे का जायजा लिया जिसमें बैरीमोर गया था। मैंने गौर किया कि वो पश्चिमी खिड़की जहाँ से वो झांक रहा था कुछ खास थी। वहाँ से बियाबान को सबसे करीब से देखा जा सकता था। 2 पेड़ों के बीच इतनी दूरी है कि वहां से दूर तक देखा जा सकता है, जबकि बाकी सारी खिड़कियों में से सिर्फ हल्की सी झलक ही दिखाई देती है। इसलिए ये माना जा सकता है कि सिर्फ इसी खिड़की से उसका काम बन सकता था। इसलिए बैरीमोर यहाँ से किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने की कोशिश कर रहा होगा। रात काफी काली थी, और मैं समझ नहीं पा रहा कि वो किसी को भी देख पाने की उम्मीद कैसे कर रहा था। मुझे ख्याल आया कि शायद कोई प्रेम का त्रिकोण बन रहा है,
इसलिए वो इतने दबे पांव जा रहा था और उसकी बीवी इतना परेशान रहती थी। ये आदमी देखने में काफी आकर्षक है, इसलिए मेरी इस दलील में काफी दम था। मेरे कमरे में लौटने के बाद जो ताला खुलने की आवाज आई थी वो इस बात का सबूत थी कि वो छिपकर किसी से मिलने गया होगा। मैंने अपने आप को यही समझाया, चाहे बाद में ये बात गलत साबित हुई। बैरीमोर की हरकतों की जो भी वजह रही हो, मुझे लगा कि अपने आप तक इस बात को रख पाना मेरे वश की बात नहीं। नाश्ते के बाद मैं सर हेनरी से मिला और मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने जितना सोचा था उतना वो नहीं चौंका। उसने मुझसे कहा, मुझे मालूम था कि बैरीमोर रात को घूमता रहता है और मैं इस बारे में उससे बात करने ही वाला था। 2-3 बार मैंने उसे गलियारे में चलते सुना था, करीब उसी समय जो तुम बता रहे हो। तो फिर हो सकता है वो हर रात उस खिड़की पर जाता हो, मैंने सुझाया। शायद जाता हो। अगर ऐसा है तो हम उसका पीछा करके देख सकते हैं कि वो क्या करता है। अगर होम्स यहाँ होता तो वो क्या करता? मेरे ख्याल से वो भी ठीक यही करता जो हम करने की सोच रहे हैं। वो बैरीमोर का पीछा करके देखता कि वो क्या खिचड़ी पका रहा है, मैंने कहा। तो फिर हम एक साथ जाएंगे, हेनरी ने कहा। लेकिन फिर तो वो हमें सुन लेगा। वो काफी बहरा है और फिर चाहे कुछ भी हो हमें खतरा तो उठाना ही होगा। आज रात हम कमरे में बैठकर उसके आने का इंतजार करेंगे। सर हेनरी ने उत्साह से अपने हाथ मले। जाहिर था कि इस रोमांच से वो अपनी बोरियत भरी जिंदगी में कुछ राहत महसूस कर रहा था। सर हेनरी एक आर्किटेक्ट के संपर्क में था जो सर चार्ल्स के लिए भी काम करता था, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ जल्दी ही काफी बदलाव आएंगे। प्लाईमाउथ से कई डेकोरेटर आते रहे हैं और जाहिर है कि हमारा दोस्त बहुत ऊंचा सोचता है। वो किसी भी तरह अपने खानदान की शानो शौकत को वापस लाकर ही मानेगा। जब घर की मरम्मत पूरी हो जाएगी और ये नए सिरे से सज जाएगा तो उसे पूरा करने के लिए बस एक पत्नी की ही कमी रह जाएगी। हम दोनों के बीच में ऐसा साफ लगता है कि अगर लड़की भी हामी भर देती है तो सब कुछ बिल्कुल तय है, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी भी आदमी को इस कदर प्यार में डूबा हुआ नहीं देखा है जितना सर हेनरी अपनी खूबसूरत पड़ोसिन के प्यार में डूबा है। इन हालातों में जैसी उम्मीद की जा सकती है, सच्चे प्यार का रास्ता इतना आसान नहीं होता। जैसे कि आज ही प्यार की झील में ऐसी हलचल पैदा हुई जिससे हमारा दोस्त बड़ी ही अजीब उलझन और परेशानी में पड़ गया। इस बातचीत के बाद जब मैंने बैरीमोर के बारे में बताया तो सर हेनरी ने अपना हैट लगाया और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। फिर मैंने भी ऐसा ही किया। मुझे अजीब तरीके से देखते हुए उसने पूछा, क्या तुम भी आ रहे हो वॉटसन? अगर तुम बियाबान की ओर जा रहे हो तो हाँ, मैं भी चलता हूँ, मैंने कहा। हाँ, जा तो रहा हूँ। तो तुम जानते ही हो कि मुझे क्या हिदायतें मिली हैं। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, लेकिन तुम्हें मालूम ही है कि होम्स ने कितना जोर देकर कहा था कि तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ूं, खास करके बियाबान में। सर हेनरी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, माय डियर फेलो, अपनी सारी समझदारी के बावजूद होम्स उन संभावनाओं को नहीं समझ सका जो मेरे यहाँ आने के बाद पैदा हो गई हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मुझे यकीन है कि कम से कम तुम तो मेरा मजाक किरकिरा नहीं करोगे। मुझे अकेले ही जाने दो। मैं असमंजस में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ या क्या करूँ। मैं कोई फैसला कर पाता इससे पहले ही उसने अपनी बेंत उठाई और निकल गया। जब मैंने पूरी बात पर गौर किया तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा कि किसी भी कारण से मैंने उसे अपनी नज़रों से दूर क्यों जाने दिया। मैंने सोचा कि उस समय मेरे दिल पर क्या बीतेगी अगर मुझे तुमको लौटकर ये बताना पड़े कि तुम्हारी हिदायतों को अनसुना करने की वजह से कोई हादसा घट गया है। इस बात को सोचते ही मैं फौरन मैरीपेट हाउस की ओर चल दिया। मैं तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन सर हेनरी कहीं नहीं दिखाई दिया। सड़क जहाँ पर मुड़ती है वहाँ इस डर से कि कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, मैं एक पहाड़ पर चढ़कर देखने लगा। ये वही पहाड़ था जिसमें से पत्थर निकाले जाते थे। वहां से वो मुझे फौरन नजर आ गया। वो थोड़ी दूरी पर था और उसके साथ कोई युवती थी जो सिर्फ मिस स्टेपल्टन ही हो सकती थी। जाहिर था कि उनका ये कार्यक्रम पहले से तय था। वे गहरी बातचीत में डूबे थे और धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने देखा कि वो जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हुए बात कर रही थी, मानो उसे कोई जरूरी बात समझा रही हो, और वो काफी गौर से सुन रहा था। 1-2 बार उसने मना करते हुए सिर हिलाया। मैं वहीं चट्टानों के बीच खड़ा उन्हें देखता रहा।
मैं उलझन में था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उनका पीछा करके उनकी बातचीत में खलल डालना गलत होता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी भी थी कि उसे एक पल के लिए भी आंखों से ओझल ना होने दूं। अपने दोस्त की जासूसी करना अनुचित था, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पहाड़ से मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए और बाद में अपनी ये हरकत उसे बताकर अपने दिल का भार हल्का कर लूंगा। ये सच था कि अचानक अगर उस पर कोई खतरा आ जाए तो मैं इतनी दूर था कि उसे बचा नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि तुम भी समझ रहे होगे कि इस वक्त मैं कितनी मुश्किल में था और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। सर हेनरी और वो युवती सड़क पर रुक गए थे और गहरी बातचीत में मशगूल थे। अचानक मुझे लगा कि उनको देखने वाला मैं अकेला नहीं हूं। हवा में कोई हरी सी चीज लहरा रही थी जिसकी ओर मेरा ध्यान गया और देखने पर मैंने पाया कि वो स्टेपल्टन के हाथ में है, उसका तितली पकड़ने का जाल। वो उस जोड़े के करीब था और उनकी ही तरफ बढ़ रहा था। वो जंगलियों की तरह उनकी ओर भाग रहा था। उसका जाल उसके कंधे पर था। वो उत्तेजना के मारे उनके सामने नाच सा रहा था। इसका मतलब क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्टेपल्टन सर हेनरी से गाली गलौज कर रहा है, जो अपनी ओर से सफाई दे रहा था, लेकिन स्टेपल्टन उसकी एक नहीं सुन रहा था। युवती चुपचाप खड़ी थी। आखिर में स्टेपल्टन वापस जाने को मुड़ा और उसने हाथ के इशारे से अपनी बहन को बुलाया, जो एक नज़र सर हेनरी पर डालकर अपने भाई के साथ चली गई। जैक की गुस्से से भरी हरकतों से साफ था कि उसकी नाराजगी में उसकी बहन भी शामिल है। सर हेनरी 1 मिनट उन दोनों को देखता रहा और फिर जिस रास्ते से आया था धीरे धीरे उसी पर वापस चलने लगा, सिर झुकाए, बिल्कुल उदासी की मूरत जैसा। इस सब का क्या मतलब था? मैं ये बात समझ नहीं पाया, इसलिए मैं पहाड़ी के नीचे की ओर दौड़ा और वहीं सर हेनरी से मिला। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और माथे पर सलवटें पड़ी थीं, मानो उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करे। मुझे देखकर वो हैरानी से बोला, अरे वॉटसन, तुम कहाँ से टपक पड़े? मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ आ ही गए। मैंने उसे सारी बात समझाई, कैसे मैं उसको छोड़कर रह नहीं सका, कैसे मैंने उसका पीछा किया और कैसे पहाड़ी पर खड़े होकर उसे देखा। पल भर को उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दिया, पर मेरी बेबाकी से उसका गुस्सा खत्म हो गया और आखिर में वो फीकी सी हंसी हंस दिया। उदास से स्वर में उसने कहा, मुझे तो लग रहा था कि इस सुनसान जगह पर मैं दुनिया की नज़रों से दूर अकेला हूँ, लेकिन लगता है पूरे इलाके ने मेरी मोहब्बत का इजहार देखा है, जो कि ज्यादा कामयाब भी नहीं हुई। तुम कहाँ पर बैठे थे? मैं उस पहाड़ पर था, मैंने कहा। ओह, तो तुम पीछे की लाइन में थे। उसका भाई तो आगे ही बैठा था। क्या तुमने उसे हमारी ओर आते देखा था? हाँ, देखा था, मैंने कहा। क्या तुमको कभी ऐसा नहीं लगता कि वो उसका भाई पागल है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि वो पागल है, मैंने कहा। मुझे भी नहीं लगा। आज से पहले वो हमेशा समझदार ही लगता था, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि या तो मेरा या फिर उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लेकिन मेरे अंदर खराबी क्या है? तुम कुछ हफ्तों से मेरे साथ हो वॉटसन, मुझे सीधे सीधे बताओ, अभी इसी वक्त ऐसी क्या बात है जो मुझे उस महिला का एक अच्छा पति बनने से रोकेगी जिससे मैं प्यार करता हूं? मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगती, मैंने कहा। उसे मेरी जायदाद दौलत से ऐतराज नहीं हो सकता, इसलिए शायद उसे मुझसे ही ऐतराज होगा। वो भला मेरे खिलाफ है क्यों? मैंने अपनी समझ में आज तक किसी भी आदमी या औरत को दुख नहीं पहुंचाया है, और फिर भी वो मुझे उसके करीब नहीं आने देना चाहता। क्या उसने ऐसा कहा? मैंने पूछा। ये भी और इसके अलावा भी बहुत कुछ। मैं बता रहा हूं वॉटसन, मैं उसे कुछ ही हफ्तों से जानता हूं, लेकिन शुरू से ही मुझे लगा है कि वो मेरे लिए ही बनी है, और वो भी मैं दिल से कहता हूं मेरे साथ बहुत खुश रहती है। महिला की आंखों में जो चमक होती है वो बिना कहे ही काफी कुछ कह जाती है। लेकिन ये इसका भाई, वो हम दोनों को कभी भी साथ रहने ही नहीं देता, और आज ही पहली बार मैं उससे अकेले मिलकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे मिलकर खुश थी, लेकिन जब वो मिली तो प्यार की बातें नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे भी ऐसी बातें करने से रोक रही थी। वो बार बार ये कह रही थी कि ये जगह बड़ी ही खतरनाक है और उसे तभी खुशी होगी जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि उसे देखने के बाद मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, और अगर वो वाकई चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो उसे भी मेरे साथ चलने का इंतजाम करना होगा। फिर मैंने साफ साफ शब्दों में शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही वो उसका भाई वहां आ टपका।
हमारी ओर पागलों की तरह दौड़ता हुआ। वो बहुत तेज गुस्से में था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। मैं उससे ऐसी बातें क्यों कह रहा था जो उसे अच्छी नहीं लग रही थी? क्या मैं समझ रहा था कि मैं अमीर हूं, मैं जो मन में आए कर सकता हूं? अगर वो उसका भाई नहीं होता ना, तो मैं उसे जवाब देता। फिर भी मैंने उसे बताया कि उसकी बहन के प्रति मेरी जो भावनाएं हैं, उनके लिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो मेरी पत्नी बनेगी। इस बात पर वो और भी ज्यादा बिगड़ गया। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने जरूरत से ज्यादा सख्ती से जवाब दिया। इसलिए वो उसे लेकर वहां से चला गया और अब मैं बुरी तरह से उलझन में पड़ा हूं। बस मुझे इतना बता दो वॉटसन कि इस सब का क्या मतलब हो सकता है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने एक दो तर्क देने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मेरे दोस्त की जायदाद, उम्र, चरित्र और खूबसूरती सब उसके पक्ष में थे और कोई भी बात उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। शायद उसके खानदान का शाप इसकी वजह रही हो। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि युवती की मर्जी जाने बगैर ही उसने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था और इस बात पर युवती चुपचाप देखती रही। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन हमारी सारी उलझनें दोपहर में उस वक्त दूर हो गईं जब स्टेपल्टन वहां आया। वो सुबह की बदतमीजी के लिए माफी मांगने आया था और सर हेनरी के साथ उसकी स्टडी में लंबी मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि उन दोनों के बीच के सारे मतभेद दूर हो गए हैं और इसलिए हमें अगले शुक्रवार डिनर के लिए मैरीपेट हाउस जाना था। सर हेनरी ने कहा, मैं अब भी ये नहीं कहूंगा कि वो पागल नहीं है। आज सुबह जब मेरी ओर दौड़ा आ रहा था तो उस वक्त उसकी आंखों का भाव मैं भूल नहीं सकता। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि किसी ने आज तक इतने तहे दिल से माफी नहीं मांगी होगी। क्या उसने अपने बर्ताव की कोई सफाई दी? जब मैंने ये पूछा तो सर हेनरी ने बताया कि स्टेपल्टन का कहना है कि उसकी जिंदगी में उसकी बहन ही सब कुछ है। ये स्वाभाविक ही है और मुझे खुशी है कि उसे अपनी बहन की इच्छाओं की इतनी परवाह है। ये लोग हमेशा साथ रहे हैं और उसके अनुसार वो हरदम अकेला रहा है और दोस्त के तौर पर बस उसकी बहन ही उसके साथ रही है। इसलिए उसे खोने के ख्याल से वो बहुत परेशान हो गया था। वो समझ नहीं पाया था कि मैं उसकी ओर खिंचा जा रहा हूँ और जब उसने अपनी आंखों से देखा कि ऐसा हो रहा है और उसकी बहन उससे छिन सकती है तो उसे बड़ा धक्का लगा और कुछ देर के लिए वो आपा खो बैठा। जो भी हुआ उसके लिए उसे बहुत खेद था और उसे समझ में आ गया था कि ऐसा सोचना कितना बेवकूफ़ी और स्वार्थ भरा था कि वो जिंदगी भर अपनी लाडली बहन को अपने पास रख सकेगा। अगर उसे जाना ही है तो अच्छा ये होगा कि वो किसी और के पास न जाकर मेरे जैसे पड़ोसी के पास जाए। लेकिन जो कुछ भी हो, ये उसके लिए एक धक्का ही था और इससे निकलने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। वो अपनी ओर से सारा विरोध वापस ले लेगा अगर मैं वादा करूं कि मैं उसे 3 महीने का वक्त दूंगा और इस दौरान उसकी बहन से दोस्ती तो रखूंगा लेकिन मोहब्बत का इजहार नहीं करूंगा। मैंने ये वादा किया और मामला शांत हो गया। इस तरह से एक उलझन तो दूर हुई। जिस कीचड़ में हम हाथ पैर मार रहे हैं वो कहीं से तो साफ हुई। अब मैं समझ गया कि स्टेपल्टन अपनी बहन के प्रेमी से इतनी नफरत क्यों करता था, जबकि प्रेमी सर हेनरी जैसा काबिल आदमी था। अब मैं दूसरे सुराग पर जाता हूँ जो मैंने उलझी हुई गुत्थी से सुलझा दिया है, यानी कि रात में रोने की आवाज़, मिसेस बैरीमोर का आंसुओं से डूबा चेहरा और बैरीमोर का रात में दबे पांव खिड़की पर जाने का रहस्य क्या है। मुझे बधाई दो माय डियर होम्स और मुझसे कहो कि मैंने तुम्हारा एजेंट बनकर तुम्हें निराश नहीं किया है और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करके कोई निराशा नहीं हुई है। ये सारी बातें एक रात काम करने के बाद मुझे मालूम हुई हैं। मैं एक रात का काम कह तो रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि ये काम 2 रातों का था, क्योंकि पहली रात हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। मैं सर हेनरी के साथ उसके कमरे में सुबह 3 बजे तक बैठा रहा, लेकिन हमें घड़ी की टिक टिक के अलावा दूसरी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये इंतज़ार बड़ा ही नीरस था और आखिर में हम दोनों अपनी अपनी कुर्सियों पर ही सो गए। अच्छा हुआ कि हम इससे मायूस नहीं हुए और हमने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। अगली रात हमने लैंप धीमा किया और चुपचाप इंतज़ार करते रहे। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि समय इतनी धीरे धीरे भी गुजर सकता है, लेकिन हम उसी दिलचस्पी से इंतज़ार कर रहे थे जितनी दिलचस्पी से कोई शिकारी अपने शिकार का इंतज़ार करता है। 1 बजा, फिर 2 बजे
और हमने फिर से उम्मीद छोड़ दी थी कि तभी हम अपनी कुर्सियों पर तनकर बैठ गए और चौकन्ने हो गए, क्योंकि हमने गलियारे में कदमों की आहट सुनी थी। हमने उसे धीरे धीरे जाते सुना जब तक वो थोड़ी दूर नहीं चला गया। फिर सर हेनरी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और हम उसका पीछा करने लगे। गलियारे में अंधेरा था और वो काफ़ी आगे निकल गया था। हम धीरे धीरे आगे आए और काली दाढ़ी वाली आकृति हमें नजर आई जो धीरे धीरे गलियारे से होती हुई जा रही थी। हम बड़ी ही सावधानी से लकड़ी के एक एक फट्टे पर कदम जमाते हुए चल रहे थे ताकि आवाज़ ना हो। हम अपने जूते उतार कर आए थे, लेकिन फिर भी हमारे भार से फट्टे चरमरा रहे थे। कभी कभी हमें लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें सुन नहीं पा रहा है, लेकिन अच्छा था कि वो आदमी काफ़ी बहरा है और वो पूरी तरह अपने काम में मशगूल था। आखिरकार जब हम कमरे में पहुंचे तो हमने देखा कि वो खिड़की से चेहरा सटाए मोमबत्ती लिए बाहर झांक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने 2 रात पहले देखा था। हमने कोई खास योजना तय नहीं की हुई थी, लेकिन सर हेनरी हमेशा सीधे ढंग से ही सामना करना ठीक समझता है। जैसे ही वो कमरे में गया, बैरीमोर ने जोर से सांस खींची और खिड़की से उछल पड़ा। वो हमारे सामने खड़ा थर थर काँप रहा था। उसके सफ़ेद चेहरे से झांकती काली आंखों में ताज्जुब भी था, खौफ भी, और वो बारी बारी से हम दोनों को देखे जा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैरीमोर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वो खिड़की सर, मैं बस रात में देखा करता हूँ कि खिड़कियाँ ठीक से बंद हैं या नहीं। दूसरी मंजिल पर? हाँ हाँ सर, सारी खिड़कियाँ। देखो बैरीमोर, हमने फैसला कर लिया है कि तुमसे सच उगलवा कर रहेंगे, इसलिए टालने से अच्छा है कि तुम अभी बता दो कि तुम इस खिड़की पर क्या कर रहे थे, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, सर हेनरी ने तल्खी से कहा। उसने बड़ी ही बेचारगी से हमारी ओर देखा और फिर हाथ मलने लगा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था सर, मैं तो खिड़की पर मोमबत्ती लिए खड़ा था। खिड़की पर मोमबत्ती लिए क्यों खड़े थे, ये बताओ। मुझसे मत पूछिए सर हेनरी, मैं कसम खाता हूँ ये मेरा राज नहीं है और मैं बता नहीं सकता। अगर इसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे होता तो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाता। मुझे अचानक एक उपाय सूझा और मैंने खिड़की से मोमबत्ती उठा ली जहां बटलर ने रखी थी। फिर मैंने कहा, ये इससे कोई इशारा कर रहा होगा, देखते हैं कोई जवाब आता है या नहीं। मैंने उसे वैसे ही उठाया जैसे उसने उठाया था और अंधेरे में देखने लगा। मुझे धुंधले से पेड़ों के साए ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त चांद बादलों के पीछे था। और फिर मैं खुशी से चिल्ला पड़ा, क्योंकि उस अंधेरे के पर्दे में हल्की सी रोशनी दिखलाई दी, ठीक खिड़की के सामने। मैं चिल्लाया, वो रहा। नहीं नहीं सर, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं यकीन दिलाता हूँ सर। बटलर ने मुझे रोकना चाहा। सर हेनरी ने सुझाया, अपनी रोशनी को हिलाओ वॉटसन, देखो सामने की रोशनी भी वैसे ही हिल रही है। अब बताओ बदमाश, क्या तुम इनकार कर सकते हो कि यह कोई इशारा नहीं है? जल्दी कबूल करो, वहां पर तुम्हारा कौन साथी है और ये सब क्या चल रहा है? अब उसके चेहरे पर ढिठाई छा गई। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, आपका इससे कोई मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो तुम फौरन मेरी नौकरी छोड़ दो। ठीक है सर, छोड़ देता हूं। और तुम बदनाम होकर जाओगे, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा परिवार मेरे परिवार के साथ इस छत के नीचे करीब 100 सालों से रह रहा है, और यहाँ तुम्हारी हरकतों को देखकर लगता है कि तुम मेरे खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे हो। नहीं सर, आपके खिलाफ नहीं। ये एक औरत की आवाज़ थी और मिसेस बैरीमोर अपने पति से भी ज्यादा घबराई हुई वहां दरवाजे पर खड़ी थी। स्कर्ट और शॉल में उसके भारी भरकम शरीर को देखकर हंसी आ सकती थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर हम गंभीर हो गए। हमें जाना ही होगा एलिजा, ये बात एकदम तय हो चुकी है, तुम अपना सामान बांध लो, बैरीमोर ने उससे कहा। ओह जॉन, जॉन, क्या मैंने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर डाली? ये सब मेरा ही किया धरा है सर हेनरी, सिर्फ मेरा। उसने जो भी किया वो मेरे ही कहने पर किया और मेरे ही लिए किया। तो फिर साफ साफ बताओ इस सब का मतलब क्या है, सर हेनरी ने कहा। मेरा दुखी भाई बियाबान में भूख से मर रहा है। हम अपने ही घर के बाहर उसे मरने नहीं दे सकते। ये रोशनी उसके लिए इशारा है कि उसके लिए खाना तैयार है और वो यहाँ आकर खाना ले जाए। और ये तुम्हारा भाई है कौन? सर हेनरी ने पूछा।
वो भागा हुआ मुजरिम सर, सेल्डन मुजरिम है, यही सच है, बैरीमोर ने कहा। मैंने आपसे कहा था कि ये मेरा राज नहीं है और इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन अब जब सब सामने आ ही गया है तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई षड्यंत्र है भी तो आपके खिलाफ नहीं है। इसका मतलब ये था कि रात की वो सारी गुपचुप हलचल और खिड़की की रोशनी की असलियत ये थी। सर हेनरी और मैं दोनों ही उस औरत को हैरानी से देखने लगे। क्या ये संभव था कि इस इज्जतदार महिला का खून देश के नामी अपराधी से मेल खाता था? हमें अपनी ओर हैरानी से देखता पाकर एलिजा बोली, सर वो मेरा छोटा भाई है सेल्डन। हमने उसे बहुत सिर चढ़ा लिया था और जब वो छोटा था तो उसकी हर बात मानते थे। उसे ऐसा लगने लगा कि दुनिया उसे खुशी देने के लिए ही बनी है और वो हर बात में अपनी मनमानी कर सकता है। जब वो बड़ा हुआ तो बुरे लोगों से दोस्ती करने लगा और खुद भी उनके जैसा बुरा हो गया। उसने मेरी माँ का दिल तोड़ दिया और हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। हर अपराध के साथ वो और भी नीचा गिरता गया। जैसे तैसे वो फांसी से भी बच गया, लेकिन सर मेरे लिए तो वो अभी भी घुंघराले बालों वाला वही बच्चा है जो मेरी गोद में खेला और जिसे मैंने पाला पोसा है। इसीलिए वो जेल से भागा है। वो जानता है कि मैं यहाँ रहती हूँ और उसकी मदद करने से इनकार नहीं करूँगी। एक दिन जब वो घिसटता हुआ यहाँ आया, थका हारा, भूखा प्यासा, और उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, तो हम क्या करते? हमने उसे अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाया और उसका ध्यान रखा। फिर आप वापस आ गए। मेरे भाई को लगा कि मामला ठंडा होने तक वो बियाबान में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, इसलिए वो तो वहीं छिप गया। लेकिन हर दूसरी रात हम जांचते थे कि वो ठीक ठाक है, और अगर वो भी इशारा करता तो हम उसके लिए मीट और ब्रेड रख देते थे। हर रोज़ हम उम्मीद करते कि वो चला गया होगा, लेकिन जब तक वो यहाँ था हम उसे धोखा नहीं दे सकते थे। यही पूरा सच है और इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है। सारा दोष मेरा है। मेरे पति ने जो भी किया वो सिर्फ मेरी वजह से किया। महिला की आवाज़ में सच्चाई और ईमानदारी थी। क्या ये सब कुछ सच है बैरीमोर? सर हेनरी ने पूछा। जी सर हेनरी, एक एक शब्द सच है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता कि तुमने अपनी पत्नी का साथ दिया। जो मैंने कहा उसे भूल जाओ। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। जब वे चले गए हमने फिर से खिड़की के बाहर देखा। सर हेनरी ने खिड़की खोल दी थी और रात की ठंडी हवा हमारे चेहरों से टकरा रही थी। दूर काले अंधेरे में अब भी वो नन्ही सी रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत ही मजबूत दिल वाला है, मैंने कहा। शायद ये रोशनी सिर्फ यहीं से दिखलाई देती है। हो सकता है। तुम्हारे ख्याल से उसकी रोशनी यहाँ से कितनी दूर होगी? करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, शायद इतनी ही होगी, क्योंकि बैरीमोर को वहां तक खाना लेकर जाना होता है और वो दुष्ट इंतजार कर रहा होगा। वॉटसन, मैं उस आदमी के पास जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आया था। ऐसा नहीं था कि बैरीमोर दंपत्ति ने हमें अपने आप इस राज के बारे में बताया था। इसे उनसे उगलवाया गया था। वो आदमी समाज के लिए खतरा था, एक खुला छूटा हुआ पागल कुत्ता जिसके लिए ना रहम था ना कोई बहाना। उसे वापस जेल पहुंचाकर, जिससे वो कोई नुकसान न कर सके, हम सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अगर हम इस वक्त हाथ बांधे रहे तो अपने खूंखार और वहशी स्वभाव की वजह से वो दूसरे लोगों का नुकसान कर सकता था। जैसे कि किसी भी रात वो हमारे पड़ोसी स्टेपल्टन परिवार पर हमला कर सकता था, और शायद इसी ख्याल की वजह से सर हेनरी इतनी तत्परता दिखा रहा था। मैंने उससे कहा, मैं भी चलता हूँ। तो फिर अपने रिवॉल्वर निकालो और बूट पहनो। हम जितनी जल्दी निकलें उतना ही बेहतर होगा, वरना वो रोशनी बुझाकर चला जाएगा। 5 मिनट में ही हम दरवाजे के बाहर थे, अपने मिशन के लिए तैयार। काली झाड़ियों से होते हुए हम तेजी से जा रहे थे। हवा सरसरा रही थी और पत्तों के गिरने की आवाज आ रही थी। चारों ओर सीलन और सड़ांध की बदबू थी। बीच बीच में कभी चांद दिखाई दे जाता था, लेकिन आकाश में बादल छाए थे, और जब हम बियाबान में आए तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सामने रोशनी अभी भी चमक रही थी। तुम्हारे पास हथियार है? मेरे पास चाबुक है, सर हेनरी ने कहा। हमें जल्दी से उसके पास पहुंचना होगा, क्योंकि वो बहुत ही बदमाश है। हम उसे अचानक धर दबोचेंगे और भागने का मौका नहीं देंगे। अचानक सर हेनरी ने कहा, वॉटसन,
इस सब के बारे में होम्स क्या कहता? उस किस्से का क्या हुआ जब रात के घुप अंधेरे में शैतानी ताकतें जाग उठती हैं? मानो उसकी बात के जवाब में बियाबान के सन्नाटे को चीरती वो अजीब और डरावनी आवाज गूंज उठी जो मैं पहले भी सुन चुका था। वो तेज हवा के झोंके के साथ पहले धीमी और फिर तेज रोने की आवाज थी। फिर वो रुक गई। ऐसा बार बार हो रहा था और पूरा वातावरण मानो इसी आवाज से धड़क रहा था, डरावना और वहशियाना। सर हेनरी ने मेरी आस्तीन पकड़ ली। अंधेरे में उसका चेहरा सफेद नजर आ रहा था। ये सब क्या है वॉटसन? मुझे नहीं मालूम। ये इस बियाबान में अक्सर गूंजने वाली आवाज है। मैंने एक बार पहले भी इसे सुना था। तभी आवाज थम गई और हमें सन्नाटे ने घेर लिया। हम कान लगाए सुनने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सर हेनरी ने कहा, वॉटसन, वो शिकारी कुत्ते की आवाज थी। मेरे शरीर का खून जम गया, क्योंकि सर हेनरी की आवाज में ऐसा कंपन था जो बता रहा था कि वो बुरी तरह से डर गया है। ये लोग इस आवाज को क्या कहते हैं? उसने मुझसे पूछा। कौन लोग? यहाँ के लोग। अरे वो अनपढ़ लोग हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कुछ भी कहें। बताओ तो वे इसे क्या कहते हैं? मैं हिचका, लेकिन उसके सवाल से बच नहीं सका। वे कहते हैं कि ये बैस्करविल के शिकारी कुत्ते के रोने की आवाज है। एक दर्द भरी आह के साथ वो चुप हो गया। हाँ, ये शिकारी कुत्ते की ही आवाज थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कई किलोमीटर दूर से आ रही थी। ये कहना तो मुश्किल है कि वो कहाँ से आ रही थी, मैंने कहा। वो हवा के साथ धीमी और तेज हो रही थी। ग्रिम्पेन का दलदल उसी तरफ है ना? हाँ है, मैंने कहा। तो फिर वो आवाज उसी तरफ से आ रही थी। चलो वॉटसन, क्या तुमको खुद नहीं पता चला कि वो शिकारी कुत्ते के रोने की आवाज है? मैं कोई बच्चा नहीं हूं। तुम सच बोलने से डर क्यों रहे हो? जब मैंने पिछली बार यह आवाज सुनी थी तब मैं स्टेपल्टन के साथ था। उसने कहा था कि यह किसी विचित्र चिड़िया की आवाज भी हो सकती है। मैंने उसे बताया। नहीं वॉटसन, वो शिकारी कुत्ता ही था। क्या इन किस्सों में सच्चाई हो सकती है? क्या यह मुमकिन है कि मुझे वाकई इन शैतानी ताकतों से खतरा है? तुमको इन सब बातों पर विश्वास नहीं है ना वॉटसन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। लेकिन देखो, लंदन में खड़े होकर इस बात पर हंसना एक और बात है, और बियाबान के अंधेरे में ऐसी आवाज सुनना दूसरी बात है। मेरे अंकल की लाश के पास कुत्ते के पैरों के निशान थे। सब कुछ साफ होता जा रहा है। मैं अपने आप को डरपोक नहीं मानता, लेकिन उस आवाज से मानो मेरा खून जम ही गया था। जरा मेरा हाथ छू कर देखो। मैंने उसका हाथ छुआ और वो वाकई संगमरमर की तरह ठंडा था। कोई बात नहीं, तुम कल तक ठीक हो जाओगे, मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता मैं उस आवाज को भुला पाऊंगा। तुम्हारी राय में अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम लौट चलें? मैंने उससे पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस मुजरिम को पकड़ने आए हैं और हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन लगता है कि एक शिकारी कुत्ता शायद हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, नरक के सारे शैतान चाहे हमारा पीछा क्यों न कर रहे हों, हम अपना काम करके ही रहेंगे। धीरे धीरे अंधेरे में ठोकर खाते हम आगे बढ़ने लगे। चारों ओर से काले पहाड़ों ने हमें घेर रखा था। आगे वो पीली रोशनी अब भी चमक रही थी। काली स्याह रात में किसी भी रोशनी की दूरी का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। कभी वो रोशनी हमें दूर क्षितिज में नजर आती, कभी लगता कि हमसे कुछ ही मीटर की दूरी पर है। पर आखिर में हमें समझ आ गया कि रोशनी किधर से आ रही है, और हम ये भी समझ गए कि हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। पत्थरों के बीच में एक मोमबत्ती लगी हुई थी। दोनों ओर चट्टानें थीं, इसलिए हवा से वो बुझ नहीं रही थी, और बैस्करविल हॉल के अलावा वो और कहीं से नजर भी नहीं आ सकती थी। एक बहुत बड़ी चट्टान ने हमें छिपा रखा था, और उसके पीछे से झांककर हमने इस इशारे की रोशनी को गौर से देखा। बियाबान के बीचों बीच ये अकेली मोमबत्ती बड़ी ही अजीब लग रही थी। उसके आसपास जीवन का कोई निशान नहीं था, बस एक पीली लौ और उसके दोनों ओर चमकती चट्टानें। अब क्या करें? सर हेनरी ने फुसफुसाकर मुझसे पूछा। यहीं रुकते हैं, वो अपनी रोशनी के पास ही होगा, शायद हमें उसकी झलक दिखाई दे जाए। ये शब्द मेरे मुंह से निकले ही थे कि हम दोनों ने उसे देख लिया। वहां चट्टानों पर
जहां मोमबत्ती जल रही थी, एक दरिंदे का चेहरा झांक रहा था जिसमें इंसानियत का नाम तक नहीं था। वो कीचड़ से सना हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई और बुरी तरह उलझी थी, उन जंगलियों और आदि मानवों की तरह जो आदिकाल में यहाँ की पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे। रोशनी में उसकी छोटी छोटी चालाक आंखें चमक रही थीं, जो कभी बाएं कभी दाएं अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थीं, उस चालाक जंगली जानवर की तरह जिसने अपने शिकारी की आहट भांप ली हो। किसी न किसी बात से उसे शक हो गया था। हो सकता है कि बैरीमोर का कोई निजी इशारा भी रहा हो जो उसने हमें नहीं बताया था, या कोई और वजह थी जिससे उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसके दुष्ट चेहरे पर मैंने उसकी छाया देख ली थी। किसी भी समय वो रोशनी से दूर अंधेरे में गायब हो सकता था। इसलिए मैं आगे की ओर लपका और सर हेनरी ने भी ऐसा ही किया। उसी समय उसने हमें जोर से गाली दी और एक पत्थर फेंका जो उस चट्टान से टकराकर टूट गया जिसके पीछे हम छिपे हुए थे। मैंने उसके नाटे मजबूत शरीर की झलक देखी। वो मुड़कर भागने वाला था। उसी समय अचानक बादलों के बीच से चांद निकल आया। हम भी भागे और वो बहुत तेज रफ्तार से दूसरी ओर भागा जा रहा था, पहाड़ी बकरी की तरह पत्थरों के ऊपर से कूदता फांदता। मेरे रिवॉल्वर की एक गोली से वो जख्मी हो जाता, लेकिन मैं रिवॉल्वर अपने बचाव के लिए लाया था, किसी निहत्थे आदमी को मार गिराने के लिए नहीं। हम दोनों ही तेज दौड़ते थे और हम तंदुरुस्त भी थे, लेकिन जल्दी ही हम समझ गए कि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह हमारी आंखों से ओझल हो चुका था। आखिर में हमें समझ आ गया कि अब यूं ही भागते रहने से कोई फायदा नहीं। हम रुक गए और हाँफते हुए दो चट्टानों पर बैठ गए। वहां कुछ पल बैठे रहकर हमने अपनी सांसों को दुरुस्त किया और फिर निराशा से भरे घर जाने के लिए उठकर खड़े हो गए। उसी पल एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाली बात हुई। हमारे दाईं ओर पत्थर के एक पहाड़ की उबड़ खाबड़ रूपरेखा चांद की रोशनी में नजर आ रही थी। वहां पर काले पत्थर की काली मूर्ति की तरह खड़ी मुझे एक आदमी की आकृति साफ साफ नजर आई। इसे मेरी आंखों का धोखा मत समझना होम्स। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतना साफ कुछ भी नहीं देखा। वो आकृति एक लंबे पतले आदमी की थी। वो हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था, मानो किसी गहरी सोच में डूबा हो। ऐसा लगता था मानो वो इस भयानक बियाबान की रूह थी। ये वो मुजरिम नहीं था। ये आदमी उस जगह से काफी दूर था जहां हमारा मुजरिम गायब हुआ था, और फिर ये उससे काफी लंबा भी था। आश्चर्य से चिल्लाकर मैंने सर हेनरी की बांह पकड़ी और उसे दिखाना चाहा, लेकिन उसी पल वो आदमी गायब हो गया। पत्थर का वो पहाड़ अब भी वहीं था, लेकिन उस आकृति का कोई नामो निशान नहीं था। मैं उस दिशा में जाकर उसे खोजना चाहता था, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर था। मेरी चिल्लाहट से सर हेनरी अब भी थरथरा रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार का शाप याद आ गया था और इस रात वो और रोमांच नहीं चाहता था। उसने पहाड़ पर खड़े उस अकेले आदमी को नहीं देखा था और वो डर और रोमांच महसूस नहीं कर पा रहा था जो मुझे महसूस हुआ था। उसने मुझसे कहा, वो जरूर कोई वार्डर रहा होगा। इसके जेल से भागने के बाद बियाबान में उसे ढूंढने के लिए कई वार्डर यहाँ फैले रहते हैं। हो सकता है सर हेनरी की ये बात सही हो, लेकिन उसका मुझे सबूत चाहिए। आज हम प्रिंस टाउन के लोगों को बताएंगे कि उनका गुमशुदा मुजरिम कहाँ मिल सकता है, लेकिन हमें खुद उसे कैद करने की खुशी नहीं मिल सकी। कल रात के रोमांच की यही कहानी है, और तुम्हें मानना ही होगा माय डियर होम्स कि मैंने तुम्हें बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट भेजी है। मैं तुमको जितनी जानकारी दे रहा हूँ हो सकता है उसमें से काफ़ी बेकार हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक एक बात बतानी चाहिए जिससे तुम खुद तय कर सको कि कौन सी बात ज़रूरी है और कौन सी नहीं। हमें ज़रूर सफलता हासिल हो रही है। जहाँ तक बैरीमोर दंपत्ति का सवाल है, हमें उनकी हरकतों की वजह मालूम हो गई है, इसलिए वो बात तो साफ हो गई है। लेकिन अपने रहस्यों और विचित्र लोगों की वजह से बियाबान का राज अब भी नहीं खुल सका है। हो सकता है कि अपने अगले पत्र में मैं तुमको इसके बारे में भी बता सकूं, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि तुम खुद ही यहाँ आ जाओ। अब तक मैंने उन रिपोर्ट्स का जिक्र किया है जो शुरुआती दिनों में मैंने होम्स को भेजी थीं, पर अब मैं कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचा हूं जब मुझे ये तरीका छोड़ना होगा और अपनी याददाश्त पर भरोसा करना होगा, जिसमें मैं अपनी डायरी की मदद ले सकता हूँ। डायरी के कुछ अंशों से मैं उन जगहों पर जा सकता हूँ जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी हैं। तो अब मैं
उस सुबह से शुरू करता हूँ जिसकी पिछली रात हमने मुजरिम का असफल पीछा किया था और बियाबान में दूसरे विचित्र अनुभव महसूस किए थे। 16 अक्टूबर, कोहरे भरा सुस्त सा दिन। हल्की सी बारिश हो रही थी। घर के भीतर तक बादल आ गए थे। जब वे छंटते तो बियाबान दिखाई दे जाता। बाहर और अंदर उदासी सी छाई थी। कल रात के बाद से सर हेनरी भी कुछ सुस्त था। मेरे भी दिल पर बोझ सा था और साथ ही था एक अनजाने खतरे का अंदेशा। ये खतरा और भी डरावना इसलिए था क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। मैं उस इलाके में फैली अफवाहों पर कतई यकीन नहीं करता कि ये किसी शैतानी ताकत का काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने 2 बार बियाबान में रोने की उस आवाज़ को खुद अपने कानों से सुना है। मान लो कि कोई बड़ा शिकारी कुत्ता वाकई में खुला छूटा हुआ है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो वो कुत्ता कहाँ छिपा पड़ा रहता है, कहाँ से खाता है, कहाँ से आता है कि दिन में कभी भी दिखाई नहीं देता? ये मानना पड़ेगा कि ना तो पहली बात समझ में आती है और ना ही दूसरी। और फिर कुत्ते के अलावा लंदन में एक आदमी भी था जो सर हेनरी का पीछा कर रहा था, और वो खत जिसमें सर हेनरी को बियाबान में आने से मना किया जा रहा था। वो सब कुछ तो असली ही था, पर यह काम किसी हितैषी दोस्त का भी हो सकता था और किसी दुश्मन का भी। अब वो दोस्त या दुश्मन जो भी था वो था कहाँ? क्या वो लंदन में ही रह गया था या हमारे पीछे पीछे यहाँ आ गया था? क्या ये वही अजनबी है जो उस रात पहाड़ी पर मुझे दिखाई दिया था? ये सच है कि मैंने उसकी एक झलक ही देखी थी, लेकिन कुछ बातें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसे मैंने पहले इस इलाके में देखा हो। वो स्टेपल्टन से कहीं ज्यादा लंबा था, फ्रैंकलैंड से कहीं ज्यादा पतला। वो बैरीमोर हो सकता था, लेकिन उसे हम घर पर छोड़कर आए थे और मुझे मालूम है कि वो हमारे पीछे नहीं आया होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई अजनबी हमारे पीछे लगा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे लंदन में था। हम उससे छुटकारा नहीं पा सके थे। अगर मैं उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता तो शायद हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जातीं। अब मैं इसी काम में अपनी सारी ताकत लगा दूंगा। मेरे मन में आया कि सबसे पहले सर हेनरी को अपनी तरकीब बताऊं। फिर दूसरा विचार ये आया कि अक्लमंदी इसी में है कि मैं चुपचाप अपना खेल खेलता रहूं और किसी से भी कुछ ना कहूं। वो चुप है और घबराया हुआ भी है। बियाबान की उस आवाज से वो बुरी तरह हिल गया है। मैं उसकी घबराहट को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी ओर से मैं इस राज को जानने की पूरी कोशिश करूंगा। आज सुबह नाश्ते के बाद एक छोटा सा नाटक हुआ। बैरीमोर ने सर हेनरी से बात करने की इजाजत मांगी। थोड़ी देर के लिए वे दोनों स्टडी में बंद रहे। बिलियर्ड रूम में बैठे बैठे मुझे कई बार उनकी आवाजें ऊंची होती सुनाई दी थीं। मुझे अच्छा खासा अंदाज लग चुका था कि वे किस बारे में बहस कर रहे हैं। कुछ देर बाद सर हेनरी ने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुलाया। उसने कहा, बैरीमोर को लगता है कि उसे एक शिकायत है। उसका कहना है कि हमारा उसके साले के पीछे जाना गलत था, जबकि उसने खुद ही सारी बात हमें बता दी थी। बैरीमोर शांत खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। वो बोला, हो सकता है मैं कुछ गर्मी में आ गया था, और अगर मैंने ऐसा किया था तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन साथ ही आप दोनों को सुबह वापस लौटते सुना और पता चला कि आप लोग सेल्डन की तलाश में गए थे। वो बेचारा वैसे ही परेशानी में है और मेरी वजह से उसकी तकलीफ और भी बढ़ गई। अगर तुमने खुद बताया होता तो दूसरी बात थी, सर हेनरी ने कहा। तुमने, बल्कि तुम्हारी पत्नी ने ये बात उस वक्त बताई जब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रह गया था और इस बात को तुमसे उगलवाया गया था। मुझे नहीं मालूम था कि सर हेनरी आप इस बात का फायदा उठाएंगे। मुझे सचमुच नहीं मालूम था। वो आदमी समाज के लिए खतरा है बैरीमोर। इस इलाके में सुनसान घर इधर उधर छितरे हुए हैं और उस आदमी के मन में जरा भी इंसानियत नहीं है। उसकी शक्ल देखते ही ये बात समझ में आ जाती है। अब जैसे मिस्टर स्टेपल्टन का ही घर देख लो, जिसमें वही अकेला है जो मुकाबला कर सकता है। कोई भी इंसान यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक ये मुजरिम कैद में नहीं चला जाता। सर हेनरी की ये बात सुनकर बैरीमोर ने कहा, वो यहाँ किसी भी घर में चोरी नहीं करेगा। मैं ये वादा करता हूँ, वो इस इलाके में कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर हेनरी कि कुछ ही दिनों में उसका इंतजाम हो जाएगा और वो दक्षिण अमेरिका चला जाएगा। मैं विनती करता हूँ कि आप पुलिस को मत बताइए कि वो यहाँ छिपा हुआ है।
पुलिस अब उसे नहीं ढूंढ रही है और जब तक उसका जहाज तैयार नहीं हो जाता वो बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहेगा। उसके बारे में पुलिस को जानकारी देकर आप मुझे और मेरी पत्नी को भी परेशानी में डाल देंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पुलिस को कुछ मत कहिए। क्या कहते हो वॉटसन? सर हेनरी ने मेरी राय जाननी चाही। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर ये देश के बाहर चला जाता है तो एक बोझ कम हो जाएगा, लेकिन ये खतरा भी तो है कि जाने से पहले ही वो किसी को धर दबोचे। नहीं सर हेनरी, वो इतनी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। हमने उसे ज़रूरत का सारा सामान दे रखा है। कोई भी वारदात करने का मतलब होगा कि वो अपने छिपने की जगह को आम कर देगा। ठीक है, सर हेनरी ने कहा, शायद हम किसी गलत बात को शह भी दे रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी सब बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर सकता हूं बैरीमोर। इसलिए ये बात अब यहीं खत्म हो जाती है। तुम जा सकते हो। भरे दिल से शुक्रिया कहते हुए बैरीमोर मुड़ा, पर फिर कुछ हिचकता हुआ वापस आया। आपने हम पर बड़ी दया दिखाई है सर, और बदले में मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे कुछ मालूम है सर हेनरी, और शायद मुझे पहले ही इस बात को बता देना चाहिए था, लेकिन ये बात मुझे काफ़ी बाद में पता चली थी। मैंने किसी से भी ये बात नहीं बताई है। ये बात सर चार्ल्स की मौत से संबंध रखती है। उसका इतना कहना था कि हम दोनों उछलकर खड़े हो गए। क्या तुम जानते हो कि उसकी मौत कैसे हुई थी? नहीं सर, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उस वक्त वो गेट पर क्यों थे। वो किसी महिला से मिलने गए थे। महिला से मिलने? सर चार्ल्स? जी हाँ। क्या नाम था उस महिला का? मुझे पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन उसके नाम के पहले अक्षर LL थे। ये बात तुम कैसे जानते हो बैरीमोर? सर हेनरी, आपके अंकल के पास उस दिन सवेरे एक खत आया था। उनके पास अक्सर कई खत आते थे, क्योंकि वो मशहूर थे और अपनी दिलेरी की वजह से जाने जाते थे, जिससे परेशानी में पड़ा कोई भी इंसान उनसे मदद ले लेता था। लेकिन उस सुबह ऐसा हुआ कि डाक में सिर्फ एक ही खत आया था, इसीलिए मेरा उस पर ध्यान गया। ये कुंबे ट्रेसी से आया था और उस पर लिखावट एक औरत की थी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना कभी देता, लेकिन मेरी बीवी की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। कुछ हफ्ते पहले वो सर चार्ल्स की स्टडी को साफ कर रही थी। उनकी मौत के बाद से अब तक वो साफ नहीं हुई थी। तब वहां पर उसे एक जले हुए खत की राख मिली, अंगीठी के पीछे। उसका ज्यादातर हिस्सा जल चुका था, लेकिन एक पन्ने का आखिरी हिस्सा सलामत था और उस पर जो लिखा था उसे पढ़ा जा सकता था। हालांकि उसके ऊपर भी राख जमी हुई थी। उसमें लिखा था, प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम जेंटलमैन हो तो ये खत जला देना और 10 बजे तक गेट पर आ जाना। LL। क्या वो कागज़ का टुकड़ा अभी भी तुम्हारे पास है? नहीं सर, हमारे छूने के बाद वो टुकड़े टुकड़े हो गया था। क्या सर चार्ल्स को उसी लिखावट में और भी कोई खत मिले थे? मैंने उनके खतों पर कभी कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मैं इस पर भी ध्यान नहीं देता अगर उस दिन ये अकेला खत नहीं आया होता। और तुमको जरा भी पता नहीं है कि ये LL कौन है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हमें ये औरत मिल जाती है तो हमें सर की मौत के बारे में और ज्यादा मालूम हो सकेगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुमने इतनी जरूरी बात छिपाए क्यों रखी। दरअसल सर, इसके तुरंत बाद ही हमारी खुद की परेशानियां शुरू हो गई थीं, और फिर हम दोनों सर चार्ल्स को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। इस बात को उछालने से हम अपने मालिक की कोई मदद नहीं करते, और जब किसी औरत का सवाल होता है तो जरा सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। यानी तुमको ये लगा कि उस औरत की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा? सर हेनरी ने पूछा। मुझे ये लगा कि इस बात को खोलने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपने मुझ पर बहुत मेहरबानी दिखाई है और मुझे लगा कि आपसे कोई भी बात छिपाना गलत होगा। ठीक है बैरीमोर, अब तुम जा सकते हो। जब वो चला गया तो सर हेनरी मेरी तरफ मुड़ा। अब इस नए किस्से के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मुझे तो लग रहा है कि अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है, मैंने कहा। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अगर हम इस LL नाम की औरत को ढूंढ निकालें तो सारी बात साफ हो जाएगी। हमें ये पता चला है कि कोई तो ऐसा है जिसे सारी बातें मालूम हैं। हमें बस उसे ढूंढ निकालना है। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से फौरन होम्स को इस बारे में बताना होगा। इससे उसे एक सुराग मिल जाएगा और वो जरूर यहाँ पर आ जाएगा, मैंने कहा।
मैं फौरन अपने कमरे में गया और होम्स के लिए सुबह ही पूरी बातचीत लिख डाली। साफ था कि पिछले कुछ समय से वो काफ़ी बिजी था, क्योंकि मेरे पास बेकर स्ट्रीट से बहुत ही कम संदेश आए थे और उनमें भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर कोई टिप्पणी नहीं होती थी। हो सकता है कि वो ब्लैकमेलिंग वाले केस में लगा हुआ हो, लेकिन ये नई बात उसे ज़रूर चौंका देगी और वो इस केस में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगा। काश वो यहाँ होता। 17 अक्टूबर। आज सारा दिन झमाझम बारिश हुई है, हर पेड़ और बेल से टपकती हुई। मैंने सुनसान ठिठुरते बेघर मुजरिम के बारे में सोचा जो बेचारा बियाबान में था। उसके जो भी जुर्म रहे हों, उसने उनका काफ़ी फल भोगा है। और फिर मुझे वो दूसरा याद आया, कैब से झांकता चेहरा, चांद की रोशनी में चमकती वो आकृति। क्या वो अनदेखा अंधेरे वाला शख्स भी इस वक्त बाहर ही था? शाम को मैंने अपनी बरसाती ली और दूर तक बियाबान में गया, एक से एक भयानक ख्यालों को मन में दबाए, चेहरे पर बरसात की मार खाते हुए और कानों में हवा की सीटियां सुनते हुए। इस बियाबान में अब मजबूत जमीन भी दलदल बन गई है। मैं उस काली पहाड़ी तक गया जहां मैंने उस अकेले आदमी को निगरानी करते देखा था, और उसकी ऊबड़ खाबड़ चोटी पर खड़े होकर मैंने पूरे बियाबान का जायजा लिया। बारिश काफी तेज थी और फटने को तैयार काले काले बादल आसमान में तैर रहे थे। बाईं ओर धुंध के पीछे छिपे बैस्करविल हॉल की दो पतली मीनारें पेड़ों के ऊपर से नजर आ रही थीं। इस इलाके में इंसानों की मौजूदगी के बस यही निशान दिख रहे थे, उन इतिहास के पहले की झोंपड़ियों के अलावा जो पहाड़ों की ढलानों पर अब भी मौजूद थीं। उस आदमी का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था जिसे मैंने 2 रात पहले इसी जगह पर देखा था। वापसी के समय मुझे डॉक्टर मॉर्टिमर मिला, जो अपनी कुत्ता गाड़ी से कहीं जा रहा था। वो हमारा बहुत ध्यान रखता था और शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा होगा जब वो हमारे हालचाल लेने, हमसे मिलने हॉल तक नहीं आया हो। उसने बहुत आग्रह करके मुझे अपनी कुत्ता गाड़ी में बैठाया और घर तक छोड़ने आया। अपने छोटे से स्पैनियल कुत्ते के गायब हो जाने की वजह से वो काफ़ी दुखी था। उसका कुत्ता बियाबान की तरफ चला गया था और फिर लौट कर नहीं आया था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मुझे ग्रिम्पेन के दलदल में फंसी वो घोड़ी याद आ गई और मुझे नहीं लगता कि उसका कुत्ता फिर कभी लौट कर आएगा। उस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले लेते हुए मैंने कहा, वैसे मॉर्टिमर, शायद इस इलाके के आसपास कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें तुम नहीं जानते। ऐसा तो शायद ही कोई होगा, उसने कहा। तो क्या तुम किसी ऐसी औरत को जानते हो जिसका नाम एल हो? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, यहाँ कुछ खाना बदोश और मजदूर किस्म के लोग हैं, उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शरीफ लोगों में इस नाम का कोई नहीं है। लेकिन 1 मिनट रुको। कुछ देर और सोचने के बाद उसने कहा, एल नाम की एक औरत लॉरा लियोन्स को मैं जानता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं रहती, वो तो कुम्बे ट्रेसी में रहती है। कौन है वो? मैंने पूछा। वो फ्रैंकलैंड की बेटी है। क्या? उस बूढ़े सठियाए हुए फ्रैंकलैंड की? हाँ, उसी की। उसने लियोन्स नाम के आर्टिस्ट से शादी की थी जो बियाबान में चित्र बनाने आया था। वो धोखेबाज निकला और उसे छोड़कर भाग गया। मैंने जो कुछ सुना है उसके हिसाब से गलती उस अकेले की नहीं थी। उसके पिता ने अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि उसने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, और शायद उसके 1-2 और भी कारण रहे होंगे। इसीलिए बूढ़े पिता और जवान पति के बीच में घिरी बेचारी लड़की ने काफी दुख झेले होंगे। वो अपना गुजारा कैसे चलाती है? मेरे ख्याल से उसका पिता उसे कुछ रकम देता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा तो नहीं होगी क्योंकि उसके अपने ही खर्चे बहुत हैं। वो चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन उसे बिल्कुल गड्ढे में तो नहीं ढकेला जा सकता। उसकी कहानी यहाँ के लोगों में फैली और फिर कुछ लोगों ने उसकी मदद की, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत ईमानदारी से कमा लेती है। कुछ मदद स्टेपल्टन ने की थी और कुछ सर चार्ल्स ने। मैंने भी की थी। ये पैसा उसे टाइपराइटिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए दिया गया था। वो जानना चाहता था कि मेरी इस पूछताछ का क्या मकसद है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ बताए बिना मैंने शांत कर दिया, क्योंकि कोई वजह नहीं थी कि मैं अपनी सारी बात किसी को बताऊं। कल सवेरे मैं कुम्बे ट्रेसी का रास्ता पकड़ूंगा और इस मिसेज लॉरा लियोन्स से मिलने की कोशिश करूंगा। रहस्यों की इस लंबी कड़ी की एक घटना तो साफ हो जाएगी।
मैं तो सांप जैसा चालाक होता जा रहा हूँ, क्योंकि जब मॉर्टिमर ने सवालों पर जोर देना शुरू किया तो मैंने बड़ी ही सरलता से उससे पूछा कि फ्रैंकलैंड की खोपड़ी किस तरह की है, और फिर बाकी पूरे रास्ते भर वो खोपड़ियों की ही बातें करता रहा। मैं यूं ही बरसों तक शर्लॉक होम्स के साथ थोड़े ही रहा हूँ। इस तूफानी और मनहूस दिन की बस एक घटना और बतानी है। वो थी बैरीमोर से अभी अभी हुई मेरी बातचीत, जिससे मेरे हाथ में एक और दांव आ गया है जिसे समय आने पर मैं खेल सकूंगा। मॉर्टिमर डिनर के लिए रुक गया था और बाद में उसने सर हेनरी के साथ ताश खेला। बटलर मेरी कॉफी लेकर लाइब्रेरी में आया और मैंने उससे कुछ सवाल करने के इस मौके को छोड़ा नहीं। मैंने उससे कहा, अच्छा ये तो बताओ बैरीमोर, तुम्हारा वो रिश्तेदार चला गया या अभी भी वहीं मंडरा रहा है? मुझे नहीं पता सर, मैं तो दुआ कर रहा हूं कि वो यहां से चला जाए। वो अपने साथ सिर्फ मुसीबत लेकर आया है। उसको आखिरी बार खाना देने के बाद मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं, और ये बात 3 दिन पहले की है। तो तुमने उसको देखा था? मैंने पूछा। नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन अगली बार जब मैं वहां गया तो खाना गायब था। तब तो वो शर्तिया वहीं था। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है खाना उस दूसरे ने ले लिया हो। कॉफी का प्याला मेरे होठों से अभी दूर ही था और मैं चौंक कर उठ बैठा और बैरीमोर को ताकने लगा। तो तुम जानते हो कि बियाबान में एक दूसरा आदमी भी है? हाँ, मैं जानता हूँ सर, उस जगह एक और आदमी भी है। क्या तुमने उसे देखा है? जी नहीं। तो फिर तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम? करीब 8-10 दिन पहले सेल्डन ने मुझे उसके बारे में बताया था। वो भी छिपा हुआ है, लेकिन वो आदमी मुजरिम नहीं है, ये बात मैं समझ गया हूँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा डॉक्टर वॉटसन। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो अचानक जैसे कुछ उतावला सा हो गया। अब मेरी बात सुनो बैरीमोर, मुझे सिर्फ तुम्हारे मालिक में दिलचस्पी है, किसी और में नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ उसकी मदद करने आया हूँ और कुछ नहीं। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है। एक पल के लिए बैरीमोर हिचका, मानो सब उगलने के लिए पछता रहा हो या फिर अपने भावों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हो। आखिर में बियाबान के सामने वाली बरसात की मार खाती खिड़की की ओर इशारा करते हुए वो बोला, ये सब जो हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि अगर सर हेनरी वापस लंदन चले जाएं तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होगी। लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? क्योंकि कुछ गलत हो रहा है। सर चार्ल्स की मौत को ही ले लीजिए, वही काफी गलत था। रात में बियाबान से आने वाली आवाजों पर गौर कीजिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी भी कीमत पर वहां जाएगा, और वहां पर ये अजनबी छिपा हुआ देख रहा है और इंतजार कर रहा है। किस बात का इंतजार कर रहा है? उसका मतलब क्या है? ये किसी भी बैस्करविल के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती, और मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन सर हेनरी के नए नौकर आकर हॉल का कामकाज संभालेंगे। मैंने उससे पूछा, लेकिन ये अजनबी कौन हो सकता है? क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? सेल्डन ने तुम्हें क्या क्या बताया है? क्या उसे पता चल पाया कि वो कहाँ पर छिपता है या क्या करता है? सेल्डन ने उसे 1-2 बार देखा तो है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है और कुछ भी पता नहीं चलने देता। पहले तो सेल्डन ने समझा कि वो पुलिस का आदमी है, फिर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वो तो अपने ही किसी इरादे से वहां छिपा हुआ है। जहां तक उसे समझ में आया, लगता तो वो शरीफ ही है, लेकिन वो क्या चाहता है ये पता नहीं चलता। और क्या सेल्डन ने ये बताया कि वो रहता कहाँ पर है? हाँ, उसने बताया, वो पहाड़ पर उन पुराने घरों में रहता है, उन पत्थर की झोपड़ियों में जहां सैकड़ों साल पहले लोग रहते थे। और वो खाने का इंतजाम कैसे करता है? सेल्डन ने पता किया है कि उसके पास एक लड़का है जो उसकी जरूरत का सामान लाता है। शायद वो कुंबे ट्रेसी जाकर सामान लाता है। बहुत बढ़िया बैरीमोर, हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। जब वो चला गया तो मैं काली खिड़की पर गया और मैंने उमड़ते हुए बादलों को देखा। इतने खराब मौसम में उस बियाबान में पत्थर की झोपड़ी में वो आदमी भला कैसे रह रहा होगा? ऐसी कौन सी नफरत थी जो किसी आदमी को ऐसे समय पर ऐसी जगह पर छिपने को मजबूर कर रही थी? और उसका ऐसा कौन सा गहरा मकसद था जिसके लिए वो इतनी तकलीफें झेल रहा था? वहां बियाबान की उस झोपड़ी में उस समस्या का राज छिपा था जिसके बारे में सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा था। मैंने कसम खाई
कि इस राज का पर्दाफाश करने में मैं एक दिन की भी कसर नहीं छोड़ूंगा। इससे आगे की कहानी सुनने के लिए सुने हाउंड ऑफ बास्करविल का चौथा भाग।